छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 17 मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली, इसके बारे में हम आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। ये मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली का ये फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट भी डाला जाएगा। लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डलें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखिए कि मुद्रा सबसे पहले हम मुद्रा से परिचय देखिए। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा शब्द अंग्रेजी भाषा के मनी का हिंदी रूपांतरण है। लैटिन भाषा के मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटो शब्द से बना है। और मोनेटो शब्द की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो मोनेटो शब्द की उत्पत्ति रोम देश से हुई है। रोम में देवी जूनो को ही मोनेटो के नाम से पुकारा जाता था और कहा जाता है कि प्रारंभ में रोम के सिक्कों की ढलाई का काम स्वर्ण की देवी जूनो के पवित्र मंदिर में किया गया था या किया जाता था। इसीलिए मनी शब्द या मोनेटा शब्द से, और जो देवी जूनो है, देवी जूनो के का नाम क्या था? देवी जूनो का नाम मोनेटा था, तो मोनेटा नाम से ही मनी शब्द का रूपांतरण किया गया। तो रोम में देवी जूनो को किस नाम से जाना जाता था? तो मोनेटा के नाम से जाना जाता था। प्रारंभ में रोम में सिक्कों की ढलाई का काम स्वर्ण की देवी जूनो के पवित्र मंदिर में किया गया था। लैटिन भाषा में मुद्रा को पेग्युनिया कहते हैं। तो लैटिन भाषा में मुद्रा को क्या कहा गया है? तो पेग्युनिया कहा गया है, जो पेकस शब्द से बना है। और पेकस शब्द का अर्थ है पशुधन। पेकस शब्द का अर्थ क्या है? तो वो है पशुधन। मुद्रा का विकास, हमने देखो मुद्रा का परिचय जाना। अब मुद्रा का विकास, तो मुद्रा का विकास 3 रूपों में हुआ है। सबसे पहले मुद्रा नहीं थी तो वस्तु विनिमय के माध्यम से हम एक चीज़ को लेते थे और दूसरी चीज़ देते थे, तो इस प्रकार की प्रणाली से कार्य चलता था। उसके बाद में उसमें वस्तु विनिमय में समस्याएं आई, तो फिर उसके बाद धातु मुद्रा। धातु मतलब कि सोना चांदी और तांबे की धातु का विकास किया गया, तो ये धातु मुद्रा आई। और उसके बाद में फिर पत्र मुद्रा मतलब कागज की मुद्राओं का विकास हुआ। पत्र मुद्रा के बहुत सारे रूप हैं। अब हम देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तु का दूसरे व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से अदला बदली की यह प्रणाली ही वस्तु विनिमय कहलाती है। यह परिभाषा भी इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर आता है धातु मुद्रा। तो धातु मुद्रा मतलब सोने चांदी और तांबे आदि की जो धातुओं के सिक्के हैं उसका उपयोग किया जाता था। उसी मुद्रा लिखित प्रमाण पत्र और प्रतिलिपि, कागजी मुद्रा और परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा, चेक, हुंडी और ड्राफ्ट, ये कागज की मुद्राएं हैं जो कि वर्तमान में चल रही हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पत्र मुद्रा के साथ साथ अब नई मुद्रा एक प्रारंभ हो चुकी है, वो है प्लास्टिक की मुद्रा, मतलब कि एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए एटीएम कार्ड, एटीएम अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑटोमेटिक टेलर मशीन का संक्षिप्त रूप है। तो आपको एटीएम का फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए। यह कार्ड प्लास्टिक का बना होता है और जिसमें धातु की एक चिप लगी होती है। तो एटीएम कार्ड में धातु की एक चिप लगी होती है जिस पर बैंक अकाउंट से संबंधित सभी विवरण दर्ज किए जाते हैं। जैसे ही हम एटीएम कार्ड को डाला जाता है मशीन में, तो हमारे सारे संक्षिप्त विवरण मतलब किसका एटीएम है, क्या है, उसका सारे नाम आ जाते हैं और एटीएम अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जब से ये एटीएम आया है तो यह पैसे के लेन देन में और बैंकिंग कार्य में बहुत अधिक सरल और सुविधाजनक बन गया है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि मुद्रा की परिभाषाएं क्या हैं अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, प्रोफेसर मार्शल क्या बोलते हैं कि मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित है जो किसी समय अथवा स्थान पर बिना किसी संदेह या जांच के वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने तथा व्यय का भुगतान करने के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि हम किसी भी वस्तु को हमें खरीदना है तो हम मुद्रा के माध्यम से उस चीज़ को खरीद सकते हैं, और किसी चीज़ को बेचना है तो मुद्रा लेकर के हमें उसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। तो क्रय विक्रय ही क्या है? ये मुद्रा
है। उसी प्रकार से प्रोफेसर एली के अनुसार, प्रोफेसर एली, मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है और स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण होता है, जो सामान्यतः ऋण के अंतिम भुगतान में भी स्वीकार की जाती है। तो ये अपनी मुद्राएं हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि मुद्रा का विकास क्रम किस प्रकार से हुआ। मुद्रा का विकास क्रम देखिए, मुद्रा का विकास क्रम सबसे पहले हमने देखा था वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से, फिर आता है पदार्थ मुद्रा। तो पदार्थ मुद्रा में जैसे कि वस्तु विनिमय में क्या होता है, एक चीज को देना और एक चीज लेना। तो जैसे पदार्थों का भी आदान प्रदान किया जाता था, तो पदार्थों का आदान प्रदान, उपभोक्ता वस्तु मतलब कि खाद्यान्न, नमक और मछली, पशुधन आदि अदला बदली का कार्य। उसी प्रकार से आता है पूंजीगत वस्तुएं मतलब चाकू और कीले आदि का वस्तु विनिमय। और फिर आता है आभूषण और प्रदर्शन वस्तुएं, जैसे कि सीप है, कौड़ी है, बहुमूल्य धातुएं, सोने चांदी की बहुमूल्य धातुओं का आदान प्रदान। इसी प्रकार से ये पदार्थ मुद्रा हो गई। फिर हम देखते हैं कागज की मुद्रा। तो कागज की मुद्रा में बहुत सारे 4 प्रकार की मुद्राएं दी गई है। तो प्रारंभिक लिखित मुद्रा, प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, फिर आता है परिवर्तनी कागजी और अपरिवर्तनी कागजी। तो प्रारंभिक लिखित प्रमाण पत्र होते हैं जिसको मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर आता प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, जो बैंक के नोट, और परिवर्तनी कागजी मुद्रा तो बैंक नोट होते हैं, और अपरिवर्तनी कागजी मुद्रा भी बैंक नोट होते हैं। इस प्रकार से मुद्रा का विकास क्रम चलते रहा। अब हम मुद्रा के कार्यों के बारे में जानते हैं, और परीक्षा में पूछा भी जाता है कि मुद्रा के कार्यों को लिखिए। मुद्रा की परिभाषाओं को भी पूछा जाता है। तो देखिए, मुद्रा का कार्य तो वस्तु विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। तो वस्तु तथा सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से होता है। उत्पादक और अपनी वस्तुओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त करना और उसके पश्चात प्राप्त मुद्रा के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदना ही विनिमय का माध्यम है। विनिमय करना मतलब अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचना और उसके बदले में पैसे लेना, ये विनिमय है। उसी प्रकार से आता है मूल्य का मापन। वर्तमान में प्रत्येक वस्तु और सेवा का मूल्य मुद्रा में ही मापा जाता है। बाजार में सभी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में ही व्यक्त किया जाता है। यह मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये मूल्य को मापने का भी कार्य करता है। मुद्रा क्या करते हैं? मूल्य को, यानी किस चीज की वस्तु की मूल्य कितनी होगी, इसको मापने का कार्य मुद्रा का है। फिर आता है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से भेजा जा सकता है। जो भी वस्तु है उसको, यह मुद्रा है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से भेजा जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि हम अपने घर बैठे ही मुद्रा का आदान प्रदान कर सकते हैं। हम घर बैठे मुद्रा को मंगवा भी सकते हैं और घर बैठे मुद्रा को ऑनलाइन माध्यमों से अपने बाहर पहुंचा भी सकते हैं। किसी स्थान से वस्तुएं खरीदने की स्थिति में मूल्य का भुगतान मुद्रा द्वारा एवं बैंक ड्राफ्ट और चेक और मनी ऑर्डर आदि के द्वारा किया जा सकता है। बैंकों के माध्यम से रुपयों को सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा भी जा सकता है। उसी प्रकार से आता है मुद्रा क्या है? क्रय शक्ति का संचय है। क्रय शक्ति का संचय मनुष्य स्वभाव से भावी विपत्तियों से निपटने के लिए बचत करता है। बचत में क्या मनुष्य में क्या एक प्रवृत्ति होती है कि कभी कोई विपत्ति न आ जाए, उसके लिए वो बचत करता है। तो वही है क्रय शक्ति का संचय। संचय मतलब एकत्रित करना, और मुद्रा के माध्यम से बचत करके भविष्य के लिए रखना और भी सरल हो जाता है। बैंक एवं पोस्ट ऑफिस में रुपयों को जमा करके क्रय शक्ति का संचय करना एक आम बात हो गई है। मतलब बैंकों या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मुद्रा को व्यक्ति जमा कर सकता है। इसलिए इसके साथ साथ हम देखते हैं कि विभिन्न वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय प्रणाली और वित्तीय संस्थाएं क्या हैं। तो वित्तीय संस्था क्या है? देखिए, जिन व्यक्तियों को धन की आवश्यकता होती है उन्हें ऋण के रूप में उधार देती है। वित्तीय संस्था जो है वो क्या करती है? जिसे धन की आवश्यकता है वो उसको
उस व्यक्ति को ऋण उधार के रूप में देगी या धन को एकत्रित करेगी। एकत्रित मतलब जमा करने वाली भी संस्था, एक तो ऋण देने वाली और धन को जमा करने वाली संस्था वित्तीय संस्था या वित्तीय प्रणाली कहलाती है। वित्तीय प्रणाली और अब देखते हैं वित्तीय संस्था। एक वित्तीय प्रणाली में धन को लेन देन करने वाली संस्था या व्यक्तियों को वित्तीय संस्था कहा जाता है। मतलब धन का लेन देन करना या धन को जमा करना या ऋण देना, यही वित्तीय संस्थाएं हैं। भारत में सन 1969 में 14 प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के मतलब सरकार के अंडर के जो थे या सरकार के अधीन थे। ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कौन से सन में हुआ? तो 1969 में हुआ है। अब हम देखते हैं प्रमुख वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं। प्रमुख वित्तीय संस्थाओं में बैंक आते हैं, बीमा कंपनियां आती है, शाहूकार, जमींदार, स्व सहायता समूह। हमने देखे हैं कि बैंक आधुनिक युग में वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत बैंकों का विशेष महत्व है। हम हर कोई व्यक्ति बैंक के नाम से परिचित है। सामान्यतः बैंक को लोगों को धन जमा करने और उसे जरूरतमंद को ऋण देने के रूप में कार्य किए जाने वाली संस्था है। वर्तमान में सभी आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः बैंकों के माध्यम से ही किया जाता है। बैंकों का कार्य मुद्रा के लेन देन के साथ साथ शाख का निर्माण करना भी है। सरल शब्दों में कहा जाता है कि बैंक मुद्रा एवं शाख का व्यवसाय करने वाली संस्था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देखिए कौन कौन से। भारत में 2 प्रकार के बैंक हैं। सार्वजनिक मतलब सरकारी बैंक और निजी बैंक। तो सरकारी बैंक कौन कौन से हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। आपको इनको नोट भी करना है। उसी प्रकार से 1991 के बाद निजी क्षेत्र में अनेक बैंक स्थापित हुए। मतलब कि निजी प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो, तो उसमें ISI, निजी क्षेत्र के बैंक में ICICI बैंक, फिर HDFC बैंक, UTI बैंक और इंडस जैसे निजी क्षेत्र के बैंक है। वर्तमान में निजी क्षेत्र के बैंकों का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया है। तो जिस प्रकार से निजी स्कूल और सरकारी स्कूल होते हैं, उसी प्रकार से बैंक भी निजी और सार्वजनिक या सरकारी होते हैं। फिर आता है बीमा कंपनियां। हम बीमा कंपनियों से भी परिचित हैं। जिस प्रकार से बीमा कंपनियां बीमा करवाती हैं। देखो, बीमा जोखिम के दुष्परिणामों से सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य का बीमा करवाती है। मानव जीवन के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं और व्यापारिक क्रियाओं का भी बीमा किया जाता है। होता है ना, गाड़ियों का बीमा होता है, व्यापार का बीमा होता है, फसल बीमा होता है। तो ये सब काम बीमा कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। बीमा कंपनियों द्वारा धनराशि का विभिन्न उत्पादक कार्यों में निवेश करती है और इससे देश का आर्थिक विकास होता है। और 1991 से बीमा का क्षेत्र भी निजी कंपनियों को सौंप दिया गया है। उसी प्रकार से आता है शाहूकार जो लोग ऋण देने का कार्य करते हैं, मतलब उधार देने का कार्य करते हैं। तो शाहूकार या महाजन वह व्यक्ति है जो अपने ग्राहकों को समय समय पर ऋण उपलब्ध करवाता है। जब आम नागरिक को पैसों की आवश्यकता होती है तो शाहूकार से ऋण लेता है। साहूकार 2 प्रकार के होते हैं। तो साहूकार कौन कौन से प्रकार के होते हैं? देखिए, कृषक साहूकार या जमींदार और व्यापारिक साहूकार। कृषक साहूकार से वे व्यक्ति कहलाते हैं जो मुख्य रूप से कृषि करते हैं, लेकिन धनवान होने के कारण धन उधार देने का कार्य और सहायक व्यवसाय के रूप में करते हैं। और व्यावसायिक साहूकार वे कहलाते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय धन उधार देना ही होता है। मतलब कृषक साहूकार जिनके पास में पैसा ज़्यादा है तो उधार के रूप में दे देते हैं। और एक होता है यानी व्यापार ही होता है उनका, जो उधार देने का एक व्यवसाय ही होता है, वो क्या कहलाते हैं? व्यावसायिक साहूकार कहलाते हैं। साहूकारों के कार्य करने का तरीका बहुत सरल होता है। ये अल्पकालीन, मध्यकालीन या दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण देते हैं। मतलब कुछ समय के लिए भी ऋण देते हैं और अधिक समय के लिए भी ऋण देते हैं। साहूकारों का कृषि वित्त में महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल साहूकार कृषि वित्त की लगभग 25% आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। साहूकार लोकप्रिय होते हुए भी बदनाम है। उनका मुख्य कारण उनकी दोषपूर्ण कार्य प्रणाली होती है। इसमें ऊंची ब्याज दर
और अग्रिम अग्रिम ब्याज दर, हिसाब में गड़बड़ी, बेकार करना और आदि सम्मिलित होते हैं। साहूकार लोग कई बार घोटाले भी कर देते हैं और कई किसानों की या व्यक्तियों की जमीन संपत्ति भी हड़प लेते हैं। उसी प्रकार से आता है जमींदार। जमींदार यह जमींदारी प्रणाली का प्रारंभ 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में किया था। तो देखिए कि जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है। और कब किया, 1793 में। 1793 में जमींदार बड़े हम देखते हैं जमींदार बड़े भूस्वामी होते हैं। उनका कार्य किसानों से लगान वसूल करना होता है। वे किसानों से लगान वसूल करके सरकार को देते थे और जमींदार आवश्यकता पड़ने पर किसानों को उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए ऋण भी देते थे और उनके द्वारा किसानों को दिए गए ऋण पर वो ब्याज की बहुत ऊंची दर लगाते थे और इन ऋण के शर्तें भी बहुत ज़्यादा कठोर हुआ करती थी और ये ऋण वसूली में निर्दयता का व्यवहार करते थे, जिससे किसानों का शोषण होता था। फलस्वरूप सभी राज्यों ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब हम देखेंगे कि स्व सहायता समूह। ये स्व सहायता समूह जो कि गांवों में महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। यह स्व सहायता समूह गरीब व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन होता है। इन समूह का गठन आपसी सहयोग द्वारा उसकी सहायता के समाधान के लिए किया जाता है। यह समूह अपने सदस्यों के बीच छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देता है। इन बचतों को बैंकों में जमा करते हैं, मतलब कि मान लो कि 20 लोगों का समूह हो गया और 50-50 रुपये जमा कर लिए और उसको बैंक में ले जा करके जमा कर देते हैं और जब आवश्यकता पड़ी या कोई व्यवसाय करना है तो उस पैसे से व्यवसाय किया जाता है, जिससे कि गांव में महिलाओं के पास में जो भी कभी पैसों की आवश्यकता पड़ी तो वो एक दूसरे की मदद करके यह कार्य चलते रहता है। और स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 होती है। कितनी होती है? अधिकतम 20। न्यूनतम कितनी भी हो सकती है लेकिन अधिकतम 20 होती है। प्रायः समूह के सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पहुंच बैंक या वित्तीय संस्थाओं तक नहीं होती, अतः समूह सदस्यों को बचत की ऐसी विधि सिखाई जाती है, मतलब कि महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को विकसित करना। इस प्रकार से हमने प्रमुख वित्तीय संस्था और बैंकों के बारे में अध्ययन किया। अब हम आने वाले वीडियो में बैंकों के प्रकार के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे और जो क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं इन क्वेश्चन आंसरों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। जैसे कि मनी शब्द किस भाषा का है, और मोनेटा शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई थी, तो रोम देश से हुई थी। मनी शब्द लैटिन भाषा का है। वस्तु विनिमय को समझाइए। एटीएम क्या है उसे समझाइए। एटीएम किसका संक्षिप्त नाम है। मुद्रा की कोई 2 परिभाषाएं लिखिए। मुद्रा के कार्य लिखिए। वित्तीय प्रणाली को समझाइए। वित्तीय संस्था को समझाइए। और भारत में सन 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के नाम आपको बताए गए हैं, उसको नोट करना है। निजी क्षेत्र के बैंकों के नाम को नोट करना है। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, ये सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। और निजी क्षेत्र के बैंक हैं ICICI बैंक और HDFC बैंक और UTI बैंक और इंडक्स बैंक। इस प्रकार से निजी क्षेत्र के बैंक हैं। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1793 में किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हुआ था। स्व सहायता समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। इस प्रकार से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करना है और अपनी पढ़ाई जारी रखना है। धन्यवाद।